Hi students, welcome to समझो केमिस्ट्री डिटेल में. This video is in continuation with my first video on NEET questions from the chapter Chemical Kinetics. We start with question number 5. Question number 5 is given. It is a numerical. It is from initial rate law method. Now initial rate law method क्या है? Initial rate law method में the rate can be determined irrespective of the number of the reactants involved. Reactants can be 2 or more than 2. Reactants बहुत सारे हो सकते हैं नंबर में. मेथड क्या है? हमें जो भी जितना भी रिएक्टेंट्स है उन सब का नोन कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है. कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एंड इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज टू बी डिटरमाइंड. नाउ इनिशियल रेट डिटरमाइन हम कैसे करेंगे? ऐसे तो हमें पता है कि रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है. रेट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो भी टाइम में जो भी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हमें रेट को कैलकुलेट करना है तो उस टाइम के रेस्पेक्ट में हम जो है ग्राफ में एक पॉइंट ले लेते हैं. उस पॉइंट के थ्रू हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट को जो है एक्स्ट्रापोलेट करके दोनों एक्सिस को कट करवा देते हैं. तो उससे जो हमारा जो ट्रायंगल बनता है उसका हम जो है स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप निकाल लेने से दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. दैट मीन्स इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन करते हैं. ये सपोज आपका कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में आपने प्लॉट किया, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर वर्सेस टाइम आपने प्लॉट किया. तो ये जो आपका टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. तो कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में सपोज ये जो आपका टाइम का एक्सिस है इसमें अगर सपोज कि पर्टिकुलर टाइम को ये टाइम 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी है उसमें एक पॉइंट आपने ले लिया. तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपको रेट को कैलकुलेट करना है. तो इस पॉइंट के थ्रू आपने एक टेंजेंट को ड्रा करना है और ये टेंजेंट को जो है इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट कर देना होता है और इस तरह से जो है इस जो ट्रायंगल बना इसका आपने स्लोप को कैलकुलेट करना होता है. तो इनिशियल रेट लॉ मेथड क्या है? इनिशियल रेट लॉ मेथड में यही जो है टेंजेंट का स्लोप आपको कैलकुलेट करना होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0. जब टाइम जो है बिल्कुल बिगिनिंग है, जस्ट रिएक्शन शुरू हुआ है, तभी आपको रेट को कैलकुलेट कर लेना होता है. और इसमें क्या एक यूनिक चीज है कि आपके पास सपोज कि 2-3 रिएक्टेंट्स है जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है. तो आपको इनिशियल रेट लॉ मेथड में क्या किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कि एक नॉन कंसंट्रेशन में ए बी सी सपोज तीनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. तो तीनों का नॉन कंसंट्रेशन ले करके जो है इनिशियल रेट फाइंड आउट कर लिया गया. उसके बाद कोई एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है. कोई एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाता है, बाकी दोनों का कांस्टेंट रखा जाता है. सपोज कि ए का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है और बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट रखा जाएगा. फिर से इनिशियल रेट को कैलकुलेट किया जाएगा और इनिशियल रेट को कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा कि ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट जो है क्या है. व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. उसी तरह से नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? जो है ए और सी का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देंगे और देखेंगे इनिशियल रेट को फाइंड आउट कर लेंगे और देखेंगे कि बी का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट जो है किस तरह से डिपेंड कर रहा है. तो उसी तरह से हमें इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेट एक्सप्रेशन मिल जाएगा. और फर्दर आपको अगर सी का रेस्पेक्ट में भी निकालना है तो क्या करोगे? आप सी का कॉन्सेंट्रेशन को आपने चेंज कर देना है, ए और बी का कांस्टेंट रखना है. उसके बाद फिर से आपको इनिशियल रेट को फाइंड आउट कर लेना है और उससे आपको पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हाउ द रेट इज वेरिंग. दैट मींस रेट का एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आप कैलकुलेट कर लोगे. इसके बाद ये तीनों को कंबाइन करके ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा. ये है इनिशियल रेट लॉ मेथड. ये मैंने शॉर्टली आपको बता दिया. नाउ अभी हम कैलकुलेट करेंगे इस रिएक्शन का जो है हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. इस प्रॉब्लम में आपको ऑप्शन में जो है रेट लॉ को चूज करने के लिए बोला है. रेट लॉ आपको पता है कि एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन को दिखाता है, उसी को हम रेट लॉ बोलते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशंस है ये सारे रेट लॉ एक्सप्रेशंस है. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जानने के लिए हमें ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द रिएक्टेंट्स ए और बी आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है
रिएक्शन आपका 2A प्लस बी प्रोड्यूसिंग C प्लस D है, तो ये दोनों जो रिएक्टेंट है A और B, इनका रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा वो रेट लॉ इनमें से चूज करने से, जैसे ही आप चूज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। जो सबसे सिंपल तरीका है पहले मैं वो आपको डिस्क्राइब करूंगी, उसके बाद सेकेंड मेथड में हम जो है बताएंगे आपको। तो आपको देखना है, लेट अस सपोज ये जो रान करके लिखा हुआ है, ये जो रान लिखा हुआ है, रान, इसके बाद मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इन मोल पर लीटर पर मिनट। तो डी के रेस्पेक्ट में डी क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। डी के रेस्पेक्ट में इनिशियल रेट यहाँ पे आपको जो है बता दिया गया है। रान मतलब एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक्सपेरिमेंट्स हुआ है। 4 एक्सपेरिमेंट में अगर हम डेटा को देखें तो हम देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है 0.1 मोल पर लीटर है, बी का भी उतना ही है 0.1 मोल पर लीटर है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में जो कॉन्सेंट्रेशन ए का जो है 0.4 हो गया, दैट मींस इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, चेंज नहीं हुआ है, इट इज 0.1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा गया है और ए का कॉन्सेंट्रेशन को जब 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है तो रेट कैसे चेंज हुआ है। रेट जो है नंबर 1 में, रान 1 मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में आप देखो रेट जो है 6 × 10⁻³ और रान 4 में मतलब एक्सपेरिमेंट 4 में व्हाट इज द इनिशियल रेट 2.4 × 10⁻²। अगर इसको हम 10⁻² ऑर्डर में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 × 10⁻² लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया 2.4, ये आपका होगा 2.4 × 10⁻²। तो ये दोनों को आप जब देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स कर दिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा आपने, बी का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किया, लेकिन ए का कॉन्सेंट्रेशन को आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेट कितना इंक्रीज हो गया, 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 × 10⁻² को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻²। दैट मींस जब हम रेट का जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग बाय 4 टाइम्स। रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स कर रहे हो, रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो रेट का डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। सो वी कैन से दैट, यहां से हम देख सकते हैं ये आंसर बाय फर्स्ट मेथड, आंसर जो है फर्स्ट मेथड में जो बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोवाइडेड यू कैन अंडरस्टैंड। सो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant A is increased by 4 times, then the rate is increasing by 4 times. So we can say that rate is directly proportional to molar concentration of A. अब हम देखते हैं B के रेस्पेक्ट में रेट एक्सप्रेशन क्या है। उसके लिए आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो। सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देखो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट रखा गया है 0.3 ये रखा गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.2 मोल पर लीटर है और थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.4 मोल पर लीटर है। दैट मीन्स जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल कर दिया गया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा गया है, सेकेंड और थर्ड में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा गया है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन को जो है ये जो है डबल हो गया है। तो उस रेट में क्या फर्क पड़ा है, रेट को अभी हम देखेंगे, रेट में किस तरह से जो है डिफरेंस हुआ है, रेट कैसे चेंज हुआ है। तो देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट है 7.2 × 10⁻² और इसमें है 2.88 × 10⁻⁻1। तो इसको अगर हम 10⁻⁻1 ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.72 × 10⁻1 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये दोनों को कंपेयर करने से हम देख सकते हैं कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड,
बी का कॉन्सेंट्रेशन जब आपने डबल किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहा, बी का कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल कर दिया, देन रेट का क्या हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2.88 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जा रहा है तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। बी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ तब रेट किस तरह से डिपेंड कर रहा है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। बी का कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो हम बी के रिस्पेक्ट में रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि रेट एक्सप्रेशन जो है बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। दोनों को आप कंबाइन कर दो, ये दोनों को कंबाइन करने से ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन आपका क्या आ रहा है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के रेट कांस्टेंट इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी का स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब सेकेंड मेथड में लेट अस सपोज कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, ये जो है हमें पता नहीं है और आपको ये भी पता है कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होता है। ये जो रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट्स लिखा हुआ है, ए के आगे 2 लिखा हुआ है, बी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेट लॉ इस तरह से लिख दो कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये अगर आप लिखोगे तो ये गलत होगा, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इस तरह से जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर करके लिख करके हम रेट लॉ को नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर हैज टू बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर को जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, उसको एज पावर जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर एज पावर नहीं लिख सकते हो और उस तरह से जो है ऑर्डर नहीं होता है। बाई चांस कभी कोइंसिडेंट है, वो हो सकता है, सेम टू सेम हो सकते हैं, जो आपने फाइंड आउट किया और जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के नहीं चलना है, आपको जो है ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना होता है। तो लेट अस सपोज कि रेट जो है, रेट इज डिपेंडिंग अपॉन अल्फा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बीटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बी। तो रेट लॉ हम क्या लिखेंगे तब, ये है सेकेंड मेथड हमारा, this will be the second method. Let us suppose कि rate is equal to K into molar concentration of A to the power alpha into molar concentration of B to the power beta. ये alpha जो है it is the order of the reaction with respect to reactant A and beta जो है it is the order of the reaction with respect to reactant B. अब alpha beta का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने से ही हमें जो है हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही हमें एक्सपेरिमेंट्स जो दिए गए हैं, 4 एक्सपेरिमेंट्स में जो इनिशियल रेट का जो वैल्यू हमें दे दिया गया है, वही वैल्यूज हमें देखना होता है कि किस तरह से हम जो है किसके साथ किसको डिविजन करेंगे, किस तरह से अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अगेन वी विल चूज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसमें जो आपका रेट है, इस रेट को हम डिवाइड करेंगे। पहले हम रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, रेट 1 इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू रेट 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1, 0.1 इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ये टू द पावर अल्फा टू द पावर बीटा, एंड ये जो है आपका रेट 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू दिस। रेट 2 इज इक्वल टू व्हाट, 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.3 है, 0.3 इंटू 0.2 दिस टू द पावर अल्फा दिस टू द पावर बीटा, ये हो गया रेट 2। एंड रेट 3 क्या है, रेट 3 इज 2.88
into 10 to the power minus 1 is equal to k into थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन है 0.3 टू द पावर अल्फा इंटू 0.4 टू द पावर बीटा, बी का कंसंट्रेशन 0.4 है एंड रेट 4 में वैल्यू कितना है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन होगा 0.4 टू द पावर अल्फा इंटू 0.1 टू द पावर बीटा। तो ये आपका 4 एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज है रेट का और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1 2 ये 3 एंड दिस वन एज 4। अब हम क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाई 1 अगर हम करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 अगर हम करते हैं तो हम लिखते हैं k इंटू 0.4 टू द पावर अल्फा इंटू 0.1 टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाई k इंटू 0.1 टू द पावर अल्फा इंटू 0.1 टू द पावर बीटा इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3। वी गेट k कैंसिल हो जाता है, 0.1 टू द पावर बीटा 0.1 टू द पावर बीटा कैंसिल हो जाता है, 0.4 बाई 0.1 ये हो जाएगा 4 टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपका ये आ गया डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे अगर आपने हटा दिया तो ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 4 टू द पावर 1। सो अल्फा वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। 4 टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 अगर है तो अल्फा इज इक्वल टू 1। So this is how we have got the value of alpha. Now we will have to calculate the value of beta. So alpha value we have got 1. Now beta के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ B हैज बीन डबल्ड, और इसलिए हम क्या करेंगे अभी हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो वी विल गेट k इंटू 0.3 टू द पावर अल्फा इंटू 0.4 टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाई k इंटू 0.3 टू द पावर अल्फा इंटू 0.2 टू द पावर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट वैल्यूज क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखो k कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, डेसिमल पॉइंट हटाने से ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर बीटा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 0.72 अगर हम कर देते हैं तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -1। आप देखो कैंसिल हो गया, डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे हटा दो तो ये कैंसिल हो करके हो जाएगा 4। सो इट विल बी 4, दैट मीन्स इट विल बी 2 स्क्वायर। सो बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 2। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 वैल्यू हमें मिल गया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव फाउंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1, वी हैव फाउंड अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। सो जो आपका रेट लॉ है वो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू दी पावर, कुछ नहीं लिखना है बिकॉज अल्फा वैल्यू 1 है,
इंटू बी का पावर स्क्वायर लिखना है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, जो आपका ऑप्शन डी है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, it says if the rate constant for a first order reaction is k, the time required for the completion of 99% of the reaction is given by option number A B C D में से चूज करना है आपने, टाइम को निकालना है फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो जो है हम पहले लिख लेते हैं। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। A क्या है? A इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और या तो इनिशियल अमाउंट जो भी आप बोलो, और A माइनस एक्स क्या है? आफ्टर टाइम T वट एवर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, वो है आपका A माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और T का एक्सप्रेशन आपने निकालना है। तो इनिशियली अगर हम सपोज कर लेते कि 100 ग्राम था रिएक्टेंट और जो है 99 ग्राम उसमें से रिएक्ट कर गया है, तो X क्या है? 99 है और A क्या है? A is 100। तो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर T। सो T इज इक्वल टू व्हाट? So T will be equal to 2.303 divided by K log 100 divided by 100 minus 99. So it will be 2.303 by K log 100 ये हो जाएगा। That means T will be equal to 2.303 by K log 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये log 10 स्क्वायर। So it will be 2.303 by K 2 log 10, and the value of log 10 is 1, that all of us we know. So it will be 2.303 by K into 2. So it will be how much? 6064 decimal point divided by K. So ये आपका आंसर आ गया। T is equal to 4.606 divided by K. This is your answer। T का यही होगा एक्सप्रेशन। सो व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस वन इज सॉल्व्ड। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says when initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction is halved, doubled, tripled, remains unchanged. Now it is zero order reaction. For zero order reaction, what is the expression of T half? That is the half life period, the time by which half of the reactant gets consumed or gets reacted. The expression is T half for zero order reaction. T half is equal to A naught divided by 2K. So from this expression we can easily see how is T half depending upon the initial concentration of the reactant. We can say K तो constant है, 2 is a number that is also constant, so we can see that T half life period for the zero order reaction is directly proportional to initial concentration of the reactant. तो अगर T half इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को अगर डबल किया जाए तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। सिंपल लॉजिक कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, बिकॉज द एक्सप्रेशन इज टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, जहां पर ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, 2 और k दोनों ही जो है कांस्टेंट है, सो वी कैन सी द टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को अगर डबल किया जाएगा तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Then we come to the next question, that is question number 8. Question number 8 is, for a reaction activation energy EA is equal to 0 and the rate constant at 200 Kelvin. Rate constant at 200 Kelvin is this much, 1.6 into 10 to the power 6 second inverse. The rate constant at 400 Kelvin will be what? ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आर की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया गया है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है और एक्टिवेशन एनर्जी 0 है और रेट कांस्टेंट जो लोअर टेम्परेचर है जो कि 200 केल्विन है उसमें आपको बता दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू पावर 6 है। सेकंड इनवर्स देख करके हमें पता चल रहा है कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट देख करके ही पता लग रहा है कि सेकंड इनवर्स मतलब इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड 400 केल्विन टेम्परेचर में व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वैल्यू 400 केल्विन टेम्परेचर में आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंस है उसके ऊपर एक इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन उसी का नाम है। तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन इज log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 T2। ये है आर्हेनियस इक्वेशन। K1 is the rate constant of the reaction at temperature T1, लोअर टेम्परेचर जो है। K2 is the rate constant at temperature T2 जो कि हायर टेम्परेचर है। R is the gas constant, ये is the activation energy, यही है सारा कुछ इसमें। तो अभी हमें बता दिया गया है कि K1 जो कि लोअर टेम्परेचर जो कि T1 है जो 200 केल्विन है उसमें आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो वो हम पुट कर देते हैं, तो log K2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा बिकॉज विल बी इक्वल टू 0 सिंस एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ जो कि ये है, ये अगर 0 है तो ये पूरा ही जो है मल्टीप्लाइड है एक दूसरे के साथ, सो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो log, तो हम लिख सकते हैं K2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू log 1, बिकॉज हमें पता है कि log 1 की जो वैल्यू है वो 0 है। तो 0 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं log 1, तो हम अभी लिख सकते हैं तब दैट मीन्स K2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू 1। सो K2 भी सेम ही होगा, इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स। सो K2 वैल्यू जो कि रेट कांस्टेंट वैल्यू एट 400 केल्विन टेम्परेचर जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वी कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। It is a well-known fact that the catalyst, the addition of the catalyst does not alter enthalpy or internal energy or entropy। ये सबको कैटलिस्ट जो है कुछ नहीं करता, ऑल्टर नहीं करता है। कैटलिस्ट डज ओनली व्हाट, इट alters the activation energy of a reaction। कैटलिस्ट अगर हमने ऐड किया then it provides the reaction an alternative path with lower activation energy। जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कैटलिस्ट कम कर देते हैं तब क्या होता है, रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। हाउ द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, बिकॉज if the activation energy barrier decreases then many molecules of the reactant will be able to overcome the activation energy barrier and that's how the rate of the reaction will be increased। So catalyst क्या करते हैं, it provides an alternative path with lower activation energy so that many molecules can overcome the activation energy barrier and that's how the rate of the reaction is increased। So इनमें से which option is correct, option B is correct। Catalyst alters
the activation energy of the reaction, not entropy or internal energy or enthalpy. उसके बाद last question number 10, an increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to the change in, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन व्हाट? These are the options: activation energy, heat of the reaction, threshold energy, collision frequency. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ नहीं होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हम इंक्रीज कर देते हैं। हीट ऑफ द रिएक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देन कॉलिशन फ्रीक्वेंसी, कॉलिशन फ्रीक्वेंसी क्या है पहले तो हम समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉलिशन फ्रीक्वेंसी? कॉलिशन फ्रीक्वेंसी इज द, आपको पहले कॉलिशन थ्योरी थोड़ा सा आपको बता दें। कॉलिशन फ्रीक्वेंसी क्या है? इट हैज बीन सेड दैट द रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं? कॉलिजन थ्योरी ये बताते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और ये कोलिजन से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तब होगा व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दे विल हैव ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये सर्टेन मिनिमम जो एनर्जी है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहा है उससे कम रहेगा, इन दैट केस the collision may take place, the reactant molecules may collide with each other, but then it will be ineffective collision because इस collision से कोई product molecule का formation नहीं होगा। So effective collision के लिए what is necessary? The effective collision से ही product molecule का formation होगा। And for effective collisions, what is required? The reactant molecules must have a certain minimum amount of energy in them. और अगर ये एनर्जी नहीं है उनके पास, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इफ इट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन इन वन वे और द अदर वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी फॉर्म में जो है एनर्जी उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या तो उससे भी ऊपर हो जाए। तो ये जो कॉलिजन है, कॉलिजन से इफेक्टिव कॉलिजन आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिव कॉलिजन से ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। So collision frequency is the number of collisions taking place per second per unit volume of the reaction mixture. तो अगर हम amount of the reactant को increase कर देंगे, amount of the reactant, अगर हम reactant का concentration increase हो जाएगा, then what will happen? More number of reactant molecules will be there in the reaction mixture, and greater the number of reacting molecules in the reaction mixture, greater will be the probability of collision, and greater the probability of collision between the reacting molecules, greater will be the collision frequency. So per second per unit volume of the reaction mixture, the number of collisions taking place will be more. So that's how the amount of the reactant, if it is increased, तो क्या होगा? It will lead to what? It will lead to increase in the collision frequency. So it will lead to change in the collision frequency. So this option is the correct option. So thank you for watching the video.